बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कथा को सुनाता यहाँ का वो मंडप। बादलों ने, कोहरे ने इसको पूरा घेर लिया है और यही खासियत है मांडू के स्थान की। इस स्थान पर रूपमती रोज आया करती थी नर्मदा माँ के दर्शन करने के लिए। नर्मदा जो नदी है वो तकरीबन यहाँ से 26 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी बात से बादशाह अकबर बहुत क्रोधित हुए और अपने एक सैनिक आदम खां को यहाँ पर भेजा कि जाओ बाज बहादुर को कैद करके लेकर आओ। उन्होंने हीरे की अंगूठी पहनी थी, उसको उन्होंने खा लिया और वहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया। लंबी सी गैलरी बनी है जहाँ पर पानी को नेचुरल तरीके से फिल्टर किया जाता था। उसके रोशनी के आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। ये है दोस्तों बाज बहादुर का संगीत का पूरा वो हिस्सा जहाँ पे बैठ के संगीत की प्रैक्टिस वो किया करते थे। बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कथा को सुनाता यहाँ का वो मंडप, जहाँ से रूपमती खुद नर्मदा माँ के पहले दर्शन करती थी, उसी के बाद में अन्न और जल ग्रहण किया करती थी। 365 मीटर की ऊंचाई पर बना पहाड़ का ये वाला हिस्सा सबसे ऊंचाई पे बना हुआ है और आज के वक्त में देख सकते हैं कि बादलों ने, कोहरे ने इसको पूरा घेर लिया है। और यही खासियत है मांडू के स्थान की कि बादल खुद धरातल के ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों 3 मंजिला बनी हुई ये वाली जो इमारत है परमार राजाओं के वक्त में 10वीं शताब्दी में बनी थी और घोड़ों के और सैनिकों के लिए बनाई गई ये इमारत है। नीचे वाले हिस्से में उनके घोड़े तैनात रहते थे, जबकि ऊपर वाले जो 2 फ्लोर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे उनके सैनिक तैनात हुआ करते थे। बताते हैं कि यहाँ पर 16वीं शताब्दी के समय में बाज बहादुर नाम के एक राजा हुए जिनको गायकी का बहुत शौक था। तो शिकार खेलने के लिए जब वो पास के ही जंगल में गए तो वहाँ पर एक महिला बहुत सुंदर मधुर आवाज में गाना गा रही थी, जिनके पिता किसान थे। थान सिंह उनके पिता का नाम था और सारंगपुर की तरफ के वो रहने वाले थे। और ऐसा बताते हैं कि रूपमती की उस आवाज़ को सुनकर राजा बाज बहादुर बहुत खुश हुए और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि उनके महल में आकर रूपमती गाना गाए। लेकिन रूपमती जानती थी कि राजा के दरबार में गाना गाने के लिए उन्हें कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। तो राजा को उन्होंने कहा कि आप मेरे से विवाह करें, उसके बाद मैं आपके महल में चलने को तैयार हूँ। तो वहाँ पर बताते हैं कि रूपमती और राजा बाज बहादुर ने शादी कर ली और उसके बाद में जो हम लोगों ने शाही परिसर देखा है दोस्तों, जहाज महल के पीछे वाला हिस्सा, वहाँ पर ही दोनों रहा करते थे। और इस स्थान पर रूपमती रोज आया करती थी नर्मदा माँ के दर्शन करने के लिए। नर्मदा जो नदी है वो तकरीबन यहाँ से 26 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। जिस समय सूरज की पहली रोशनी पड़ती है, कोहरा नहीं होता, तो नर्मदा माँ के दर्शन हो जाते हैं। और ऐसा बताते हैं दोस्तों, जब अकबर ने प्रस्ताव भेजा कि रूपमती इतना सुंदर गाना गाती है, इतनी मधुर आवाज़ है, तो रूपमती को हमारे दरबार में भेजा जाए, तो वहाँ पर बाज बहादुर ने उनके पत्र का जवाब दिया कि मैं ज़रूर रूपमती को आपके दरबार में भेजूंगा, आप भी अपनी रानी जोधाबाई को यहाँ भेज दीजिए। इसी बात से बादशाह अकबर बहुत क्रोधित हुए और अपने एक सैनिक आदम खां को यहाँ पर भेजा कि जाओ बाज बहादुर को कैद करके लेकर आओ। और आदम खां ने फाइनली बताते 1562 के वक्त में बाज बहादुर को हरा दिया और बंदी बनाकर अकबर के पास में लेके चले गए। रूपमती बहुत परेशान हुई, इंतज़ार करने लगी अपनी प्रेयसी का। लेकिन राजा के वापस ना आने के बाद में उन्होंने जब देखा कि आदम खां आ चुका है यहाँ पर रूपमती को अपने अधीन लेने के लिए और अकबर के उस हरम में शामिल करने के लिए, तो रूपमती के हाथ में जहर की पोटली थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने हीरे की अंगूठी पहनी थी, उसको उन्होंने खा लिया और वहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया। जब ये वाली बात बादशाह अकबर को पता लगी तो बादशाह अकबर बहुत परेशान हुए और उन्होंने बाज बहादुर को छोड़ दिया। और जब बाज बहादुर आ रहे थे वापस तो उन्हें पता लगा कि उनकी जो प्रेयसी है, उनका जो स्थान है सारंगपुर, वहीं पर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया है। तो बाज बहादुर ने अपना सर पटक पटक कर वहीं पर अपने प्राण भी त्याग दिए और ये उनकी प्रेम कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों ये वाला जो स्थान है वो प्रेम कहानी के लिए और यहाँ के युद्धों के लिए भी जाना जाता है। इसके साथ साथ में मैं थोड़ा सा आपको इसके ऊपर वाले हिस्से में लेकर जाऊंगा। जब रानी रूपमती ने बाज बहादुर के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो साथ में ये वाली बात भी बोली कि मैं अपना धर्म परिवर्तित नहीं करूंगी। तो इसलिए बाज बहादुर ने उस प्रेम को स्वीकार किया और मात्र 48 घंटे के अंदर रानी रूपमती कहने पर सामने वाली छतरी का निर्माण करवाया, मात्र और मात्र 2 दिनों के अंदर, जहां से नर्मदा के दर्शन किए जाते थे। और दोस्तों यहाँ पर पानी को स्टोर करके रखने का एक नेचुरल सिस्टम बना है
रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इस सिस्टम को आप जो ये हिस्सा देख रहे हैं, इसके नीचे वाले हिस्से में एक लंबी सी गैलरी बनी है जहां पर पानी को नेचुरल तरीके से फिल्टर किया जाता था। उसके रोशनी के आपको कुछ पॉइंट्स यहां से दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ साथ में पानी का जितना भी स्रोत था सारा उस कुंड के अंदर जाके जमा हो जाया करता था। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाता हूँ कि मांडू का ये वाला क्षेत्र सबसे अधिक ऊंचाई पर बना हुआ है और यहाँ से जो नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा है ग्रास लैंड वाला, बड़े बड़े पानी के छोटे यहाँ पे सागर बने हैं और जो बादल है वो लगभग इस माउंटेन के ऊपरी भाग पे आ चुका है, जिसकी वजह से पूरा नज़ारा बेहद ही खूबसूरत और दृश्य जो है ऐसा लगता है कि मानो आप शिमला के अंदर या फिर जम्मू कश्मीर की वादियों में घूम रहे हैं। तो ये थी यहाँ की खूबसूरती। अब जाएंगे दोस्तों बाज बहादुर के महल को देखने के लिए, क्योंकि रानी रूपमती यहाँ पर आया करती थी पालकी से या फिर घोड़े पे सवार होकर। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है शाही महल से और सामने वाला जो महल आपको दिखाई दे रहा है वहीं पर बाज बहादुर अपनी म्यूजिक की प्रैक्टिस किया करते थे। राग मल्हार गाती थी रानी रूपमती और बताते हैं जो बाज बहादुर थे उनको भी गाने का बेहद शौक था और भैरवी दीप राग गाया करते थे बाज बहादुर, जिससे कि अपने आप दीपक में ज्वाला प्रज्वलित हो जाया करती थी। तो इस वजह से इनका जो प्रेम था वो कला और संगीत के साथ में भी बढ़ रहा था। हम पहुंच चुके हैं बाज बहादुर के महल को देखने के लिए और ऐसा बताते इस महल की वैसे तो नींव 1508 के समय में नसीरुद्दीन के द्वारा रखी गई थी और बाज बहादुर का जो शासनकाल है वो 1555 से 1562 के वक्त तक का था। ये उनका संगीत हॉल हुआ करता था और बाद के वक्त में यहाँ पर अलग अलग इस्तेमाल इनका किया गया। इसी स्थान के अंदर दोस्तों हमें पता लगता है कि जब शेरशाह सूरी ने मालवा के क्षेत्र को जीत लिया था तो सुजाद खान को यहाँ की जिम्मेदारी दे दी थी और उसकी मृत्यु के बाद में मलिक बायजिद ने इस स्थान को अपना खुद का राजा घोषित कर दिया था और बताते हैं कि बाद में बाज बहादुर के नाम से वही व्यक्ति ज़्यादा विख्यात हुआ। ये है दोस्तों बाज बहादुर का संगीत का पूरा वो हिस्सा जहाँ पे बैठ के संगीत की प्रैक्टिस वो किया करते थे। बीच वाले हिस्से में आपको काफ़ी बड़ा एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा होगा और 1555 में बाज बहादुर यहाँ के राजा बने और उनको रानी रूपमती से प्यार हुआ जो कि थान सिंह की बेटी थी, वो भी गायक थी। बाज बहादुर जो थे वो भैरव दीप राग गाया करते थे और जो रूपमती थी वो मेघ मल्हार गाती थी। और ऐसा बताते हैं कि 1561 में अकबर के सिपह सालार आदम खान यहाँ पे हमला किया और बाज बहादुर को कैद कर लिया। रानी ने हीरा निकलकर अपने प्राणों को त्याग दिया। सारंगपुर में बाज बहादुर की आज भी कब्र बनी हुई है और काली सिंध नदी के पास में दोस्तों बाज बहादुर ने भी अपना लास्ट में सिर पटक कर अपने प्राणों को त्याग दिया था। बताते हैं कि अकबर ने 1568 के समय में बाज बहादुर का मकबरा बनवा दिया था। तो ये बाज बहादुर का पूरा जो महल है ये उनके संगीत के रूप में इस्तेमाल में आया करता था। यहाँ पर वो बस संगीत की प्रैक्टिस किया करते थे और रानी रूपमती के साथ में जो उनका प्रेम है वो इसी हिस्से से बढ़ रहा था। और दोस्तों जिस समय रानी रूपमती को नर्मदा के दर्शन नहीं होते थे ना, तो उस समय बाज बहादुर ने उनके कहने पर पास में एक रेवा कुंड का निर्माण किया था कि नर्मदा का दूसरा नाम रेवा कुंड है। वहीं पर रानी माँ नर्मदा को साक्षी मानते उनके दर्शन करती थी, उसके बाद में अन्न और जल ग्रहण किया करती थी। दाई के महल को आज हम देख रहे हैं जो कि एक औरत के लिए बनाया गया था। राजा साहब ने यहाँ की उस दाई के लिए जो बच्चों की डिलीवरी करवाती थी आज से सैकड़ों वर्ष पहले, उनके लिए संपूर्ण तौर पर 2 या 3 मंजिला बड़ा महल बना हुआ है और इसी के अंदर आपको हिंदू स्थापत्य कला के उदाहरण साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। दाई जो थी वो कुल 3 बहनें थी, इसलिए यहाँ पे आपको इस प्रकार के 3 बड़े बड़े महल और मकबरे देखने को मिलने वाले हैं। ऊपरी हिस्से में जो आज ये लाल रंग का पत्थर दिखाई दे रहा है तो बाद के वक्त में इसको ठीक करते समय लगाया गया है। पुरानी जो इमारतें हैं दोस्तों वो इस प्रकार की बनी हुई थी, जिसके कुछ सबूत यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और दाई का ये वाला हिस्सा उनका मकबरा कहलाता है। नीचे वही स्क्वायर फॉर्म में ऊपर की तरफ बड़ा गुंबद लगा हुआ है, वही बारीक पत्थर का काम किया गया है। यहाँ वाले हिस्से में शायद उनका महल रहा होगा। दोनों कॉर्नर पे 2 बड़ी बड़ी छतरियाँ लगी हुई हैं जो कि आज के वक्त में टूटी हुई हैं। महल वाला अधिकांश जो भाग है वो टूट गया है, पिलर केवल नाम मात्र खड़े हैं। इस हिस्से में देख के साफ पता लगता है कि जो दाई थी वो मुस्लिम वर्ग से संबंध रखती होंगी, इसलिए उनका जो मकबरा बना हुआ है और सामने वो शायद नमाज पढ़ती होंगी।
जिसका हिस्सा आप देख सकते हैं काबा की तरफ फेस होता है नमाज पढ़ने के लिए। अंदर की तरफ कोई कब्र नहीं है, पर इसके मुख्य द्वार पे कुछ लेख आपको देखने को मिल रहा है। इसी को जब पढ़ा गया होगा तो ही आइडिया लगा होगा बाद में कि दाई का मकबरा ये है, यानी कि उस समय की नर्स का मकबरा। अंदर की तरफ वही सेम पैटर्न सेम है, पत्थर सेम है, वही आर्किटेक्चर है। पहले के समय ना इन दरवाज़ों के ऊपर पर्दे लगाए जाते थे या गेट लगाए जाते थे, तो यहाँ से तो गेट का हमें आइडिया लगता है। ऊपर की ऊंची डोम देख सकते हैं। और गेट कैसे लगाए जाते थे, कॉर्नर पे देख सकते हैं उनके गेट वाले पॉइंट्स बने हुए हैं। थोड़ा आगे की तरफ जब हम आएंगे तो उस समय का पानी का रिस्टोरेशन करने का पॉइंट दिखाई दे रहा है। पीछे की तरफ खाई वाला हिस्सा बना हुआ है और इसी प्रकार का दोस्तों एक मकबरा सामने देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो मकबरे हैं ये 14 से लेकर 16वीं शताब्दी के समय में बने थे और इन्हें दाई के महल और मकबरों के नाम से जाना जाता था। 3 बहनें थी, इसलिए इस प्रकार के आपको बड़े बड़े 3 मकबरे और महल इस मांडू वाले क्षेत्र में देखने को मिलने वाले हैं। और एक छोटा सा हिस्सा जो यहाँ पर एक सराय के रूप में बना हुआ है वो भी हम देख सकते हैं। तो ये इमारत जो है वो तो नए समय की दिखाई देती है, लेकिन ये वाली जो इमारत है काले पत्थरों वाली, इसको देखकर ऐसा पता लगता है कि शायद ये पुराने वक्त की है। ये 4 दीवारी बंद इमारत है या परकोटा बनाया गया है। इस वाले हिस्से में आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 दरवाजे लगे हुए हैं और सामने की तरफ इनका एक मकबरा आज भी बना हुआ है।